हर किसी से मिला करो के ज़फ़र, कौन कैसा है कुछ पता तो चले। कोई पत्ता हिले हवा तो चले, कौन अपना है ये पता तो चले। नमस्कार दोस्तों, यह है रेडियो उड़ान। प्रोग्राम का नाम है एक मुलाकात और मेरा नाम है अमित भट्ट। अगले 1 घंटे तक हमेशा की तरह मैं आपके साथ रहूंगा, बनकर आपका हमसफर प्रोग्राम एक मुलाकात में। और हमारे साथ होंगे आज के हमारे मेहमान। दोस्तों, प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे गेस्ट हैं राजेश आसूदानी। श्रोताओं, 13 मार्च सन 1976 को नागपुर महाराष्ट्र में जन्मे राजेश आसूदानी भारत के एकमात्र दृष्टिहीन हैं जिन्होंने 3 विषयों में नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है। आप वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नागपुर में बतौर असिस्टेंट जनरल मैनेजर कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल खिताबों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 1995 उल्लेखनीय है। So friends, please join me and welcome Mr. Rajesh Asudani on today's show on Radio Udan. My name is Amit Bhatt and the program is एक मुलाकात। Stay tuned in. राजेश भाई, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने, क्योंकि हमने आपके बारे में जो आपकी बायोग्राफी है उसमें पढ़ा है, न केवल आपने बल्कि कुछ समय पूर्व हमें मौका मिला था घनश्याम आसूदानी से बातचीत करने का, और विनोद जी से भी मेरा व्यक्तिगत संपर्क रहता है। तो लाइफ में तो आपने स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल का परिणाम आपको मिला, जिस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी जिस परिवार में जिस तरीके से कठिन परिस्थितियों में आपने जन्म लिया और फिर आप यहाँ तक इस मकाम को हासिल कर चुके हैं, इस मंजर को हासिल कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले लिसनर्स के साथ आप वो शुरुआत की कहानी, वो कहानी जो आपकी बचपन की कहानी है, दरअसल बचपन के संघर्ष की कहानी है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप प्रोग्राम का आगाज करें उसके साथ। जी अमित जी, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया है रेडियो उड़ान के श्रोताओं से बातचीत करने का। और जैसा कि आपने कहा और हमारे बड़े भाई डॉक्टर घनश्याम आसूदानी की आत्मकथा में भी लोगों ने पढ़ा है कि हमारी कहानी की संघर्ष की तो रही है। और मैं शुरू इस शेर से करूं, बल्कि कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, उन्होंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, अब ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, मैं मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो गलत क्या बात। तो ये मेरा ख्याल से डॉक्टर बशीर बद्र का शेर है, पर बड़ा बखूबी बयान करता है ये। जिस तरह से पहले तो मैं बता दूं आपको कि हम 8 भाई बहनों में से 5 जो हैं वो जन्मतः पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं, 2 बहनें थी और 3 भाई जिनके आपने नाम दिए। तो 5 बच्चों का दृष्टिबाधित होना किसी भी परिवार में आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और खासकर आज से 40-50 साल पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में हमारे माता पिता पर क्या गुजरी होगी, इसका तो मैं वर्णन नहीं करना चाहता और ना ही मैं कर सकूंगा। बस इसी से जाहिर है कि एक बार हमारे पिताजी बताते थे कि एक बार किसी को वो किस्सा सुना रहे थे हमारे परिवार का। लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती थी, कभी भी कहीं आते जाते थे तो 5 बच्चे दृष्टिबाधित देख के
तो जिसको वो सीतापुर में किस्सा सुना रहे थे वो व्यक्ति किस्सा सुनते सुनते रो पड़ा। तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोले जो हमने दास्तां अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए? आलम था, तरह से वो पालन पोषण किया होगा। और मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी एक जुड़वा बहन है जो दृष्टिबाधित नहीं है। तो इस तरह से अब जो है कहानी शुरू होती है कि ऐसे परिवार में जहाँ 4 ऑलरेडी ब्लाइंड बच्चे थे, वहां 5वां मैं भी आ गया और जुड़वा बहन के साथ आया कि जो दृष्टिबाधित है। तो इस तरह की विडंबनाएं, इस तरह की आयरनी, विडंबना से भी ज्यादा मैं आयरनी कहूँ इस चीज को, होती है। और खैर 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब हमारा पदार्पण हुआ इस विश्व में। खैर अब ये बात है कि हमारे चूंकि बड़े भाई साहब और बड़ी बहनें ब्लाइंड थी, तो ब्लाइंडनेस कोई नई चीज हमारे परिवार के लिए नहीं थी। और मेरे लिए तो खैर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो ब्लाइंड बच्चे की एक खासियत होती है, जो जन्मतः ब्लाइंड होते हैं, उनको ये बात चुभती नहीं है कि हम ब्लाइंड हैं। वो एक अस्तित्व का हिस्सा करके उसको स्वीकार करते हैं। बाद में चाहे चुभे, आज मैं कह सकता हूं कि ये बात अलग अलग तरह से खलती है, लेकिन तब बचपन में खली नहीं। वो इसलिए भी शायद न खली हो क्योंकि बचपन ऑलरेडी 4 भाई बहन ब्लाइंड थे। तो किस तरह ब्लाइंडनेस के साथ जिया जाता है, इसका प्रेसिडेंट उदाहरण मेरे समक्ष ऑलरेडी था। तो अब जब मैं पीछे मुड़ के सोचता हूं तो वो बचपन अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। खेले कूदे हम, लेकिन एक पैटर्न सेट हो चुका था कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। शायद आपने आत्मकथा में पढ़ा हो कि घनश्याम जी ने लिखा कि हम खेले कूदे, दौड़े भागे, साइकिल से गिरे, पतंग उड़ाई, पर मैंने ये सब नहीं किया। क्यों? कि जैसा कि मैंने कहा कि उदाहरण एक हो चुका। फिर पढ़ाई आरंभ हुई और मेरी पढ़ाई नॉर्मल एज में आरंभ हुई, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे बड़े भाई साहबों की पढ़ाई डिले हो चुकी थी ब्लाइंडनेस की वजह से। तो हमें ये ख्याल रखा गया कि नॉर्मल एज में स्कूल में दाखिला दिलाया गया नागपुर में। और गरीबी तो थी, दुकान थी पिताजी की एक छोटी, लेकिन जिससे उधर निर्वाह पूर्णतः मुश्किल से ही होता था। और 8 बच्चों के परिवार में, संयुक्त परिवार में आप समझ सकते हैं। तो गरीबी को हमने फर्स्ट हैंड देखा है, झेला है, अनुभव किया है कि कल का खाना कहां से आएगा इसकी कोई गारंटी न हो, ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन किया है। फिर ये मैं कहूं कि पढ़ाई में शुरू में मेरी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। करीब करीब 4वीं तक आते आते किसी तरह मुश्किल से मैं पास होता था। और बड़े भाई साहब तो 1988 में पहली बार मेरिट लिस्ट में आए, तो सभी की मुझसे भी उम्मीदें बन गई कि मैं भी जरूर पढ़ाई में कुछ करूंगा। और मैं 4वीं क्लास में, मुझे याद है कि बाकायदा मैं हिस्ट्री में अंडा लाया था, 0 मिला था मुझे। तो सारे परिवार में, सारे स्कूल में जो बात हो सकती है कि नाम दबोएगा ये, तो ब्लैक शीप इन द फैमिली जिसको कहते हैं, उस तरह का आगाज हुआ हमारी पढ़ाई का। और फिर मैंने ठान ली कि नहीं, ऐसा नहीं। 5वीं से जब खास करके इंग्लिश जब से इंट्रोड्यूस हुआ विषय, तो अंग्रेजी में मेरी बड़ी अच्छी दिलचस्पी थी शुरू से। तो तब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे कुछ करना है। और तब मैंने ठान ली कि अब मैं न सिर्फ पगचिन्हों पे चलूंगा भाई साहब के, दोनों भाइयों के, बल्कि उनको सरपास करके दिखाऊंगा। और तब से फिर जो है मैंने ठान ली और 0 से गोल्ड मेडल तक का सफर मैंने तय किया। 5वीं से जो शुरुआत की 4वीं में 0 के बाद, तो 1992 में जो एसएससी की परीक्षा हुई उसमें मैं पूरे राज्य में जनरल मेरिट लिस्ट में सेकंड था। मेरिट लिस्ट में केवल 3 मार्क्स से मेरा जो है स्टेट में टॉप मैं नहीं कर पाया। उसकी भी एक बड़ी अलग कहानी है, आप सुनना चाहें तो सुनाऊं। तो उसमें हुआ यूं था कि जो मैथमेटिक्स का पर्चा होता है उसमें हम लोग टेलर फ्रेम का यूज करते हैं, ब्लाइंड लोग, जिसपे गणित किए जाते हैं। तो वो उसकी अनुमति है, वो ले जाई जा सकती है। मैं ले गया था, लेकिन इन्विजिलेटर वगैरह को शायद ये भ्रम हुआ कि ये कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर समझ के उसको वो ले उड़े और बोर्ड में जाके चेयरमैन को दिखाया कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है, ये तो जायज है, ये तो इस्तेमाल की जा सकती है। तो जब तक वो ले आए तब तक 1 घंटा बर्बाद हो चुका था और मेरा मूड भी खराब हो चुका था। इसके चलते 12 नंबर हमारे गणित में जो है हट गए, कोई सम गलत हो गया होगा। तो केवल 3 मार्क्स से जब हमारा टॉप रैंक पूरे स्टेट में गया, तो आप समझ सकते हैं क्या बीती होगी।
तत्पश्चात चूंकि उस जमाने में साइंस लेने की सहूलियत कहूँ या फैसिलिटीज कहूँ नहीं थी, मेरा आज भी साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो विज्ञान हम नहीं ले पाए, कला में गए, आर्ट्स में गए। और तब जो कसर 12th में हमने पूरी की, पूरे महाराष्ट्र राज्य मेरिट लिस्ट में मैंने 12th में टॉप किया था। और तब उस जमाने में मतलब 1994 में इसकी जो है ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने भी इस पर गौर किया, मुझे एक अवार्ड दिया गया। और नेशनल जो न्यूज आती हैं, अब आजकल न्यूज की वैल्यू नहीं है, आजकल केबल के जमाने में हर चैनल अपनी न्यूज देता है, लेकिन उस समय न्यूज की वैल्यू थी, क्योंकि नेशनल न्यूज एक ही तरह से आ सकती थी अगर आपका डीडी या फिर रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पर आपकी जो है नोटिस लिया जाए। तो उस समय टीवी ने, रेडियो ने, सबने नेशनल लेवल पे इस बात को कवर किया था। पूरे राज्य में एक ब्लाइंड व्यक्ति ने जो है वो टॉप किया है। और तत्पश्चात मैंने LLB किया। LLB में आई हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स। 13 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे सन 1999 में नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा में। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा होगा कि एक ब्लाइंड व्यक्ति को किसी भी कन्वोकेशन में हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स मिले। और LLB की डिग्री में मुझे मिले थे। और तत्पश्चात फिर हमें अंग्रेजी। और आशुधानी भाई, यह भी एक इत्तेफाक की बात है कि जिस लड़के को प्रारंभ में 4th स्टैंडर्ड तक, जैसा आपने बताया, स्टडी में कोई खास रुचि नहीं थी, वही लड़का बाद में चल के भारत का एकमात्र दृष्टिहीन बन जाता है जो कि 3 विषयों में नेट क्लियर करता है। जरा वो कहानी आपकी जुबानी सुन ली जाए तो बहुत बेहतर होगा साहब। जी अमित जी, तो ये मैं बता रहा था आपको वही कहानी। और इसको हमारे बड़े भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा नाम भी दिया था जब मुझे MA अंग्रेजी में और LLB में हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स मिले थे अपने कन्वोकेशन में। बड़े भाई साहब का कमेंट है, रेनबो ऑफ टीयर्स। ये एक शून्य से प्रारंभ करके ऐसा लड़का जिसको पढ़ाई में शायद ऐसा लग रहा था शुरू में कि वो हो ही नहीं पाएगी इससे, वो यहाँ तक पहुंचा। तो हमने LLB किया, MA अंग्रेजी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं। फिर मेरी रुचि क्योंकि किसी एक विषय में नहीं, कई सारे विषयों में है। साहित्य में है तो मैंने MA इंग्लिश किया, लॉ में है तो मैंने LLM बिजनेस लॉ किया, फिर मनोविज्ञान में रुचि है तो मैंने MSc अप्लाइड साइकोलॉजी किया। और इन तीनों विषयों में फिर मैंने नेट का भी इम्तिहान दिया, क्योंकि मेरे टीचिंग में शुरू से मेरा रुचि रही है। और मैं आज भी अपने आप को थोड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मेरी जो आजीविका है, या मैं टीचिंग फील्ड ज्वाइन नहीं कर सका। तो इन तीनों में मैंने नेट का इम्तिहान दिया और तीनों में पहली ही बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन तीनों में क्लियर किया। और 2 में, लॉ और साइकोलॉजी में तो मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी अवार्ड हुई थी, और अंग्रेजी में भी मैंने क्लियर किया था नेट का इम्तिहान। तो ये इसलिए था कि मेरी रुचि जो है, मैं खास करके लिटरेचर कहिए, लॉ कहिए, साइकोलॉजी कहिए, और अब तो खैर बैंकिंग में भी रुचि लेनी पड़ती है। तो कहाँ से कहाँ तक अब ये कहाँ आ गए हम इस तरह से, खुद पर भी कभी कभी आश्चर्य होता है। लेकिन इत्तेफाक की बात मैं नहीं कहूंगा, इसमें इत्तेफाक जरूर होगा कहीं न कहीं, पर शायद एक जो संकल्प कहें, जिसको दृढ़ निश्चय कहें कि ब्लाइंडनेस तो अपनी जगह है, चाहे ब्लाइंडनेस को दरकिनार रख के भी अगर सोचें इस बात पे, तो ऐसे किसी बच्चे का कि जो 0 से शुरू करे और यहाँ तक पहुंच पाए, शायद एक कम ही होता होगा। तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मेरे परिवार का जो सपोर्ट रहा, उसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया इसमें। हमारे जो भाई साहबों का मार्गदर्शन रहा, और उसके बाद मेरी खुद की कुछ, शायद जिसको आप कहेंगे कि मेहनत कह लीजिए, या कुछ किस्मत कह लीजिए, या कुछ कर दिखाने की जो इच्छा है उसको कह लीजिए, और कुल मिला के जो हो गया सो तो हो गया। जी, तो दोस्तों, आज हमारे साथ प्रोग्राम एक मुलाकात में हमारे मेहमान हैं राजेश आशुदानी। और जिंदगी के सफर में अगर चलना जरूरी है तो सफर को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक भी जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान।
दोस्तों, हम भारत के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते क्या हम अपने समस्त संवैधानिक अधिकारों से परिचित हैं? रेडियो उड़ान जल्द ही लेकर आ रहा है सूचना का अधिकार पर आधारित एक विशेष प्रसारण, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। तो श्रोताओं, जल्द ही मिलूंगा मैं आपका दोस्त अमित भट्ट प्रोग्राम सूचना का अधिकार में, और हमारे साथ होंगे एक नए एक्सपर्ट, एक नए विशेषज्ञ जो कि जानकारियां देंगे सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ। राजेश भाई, आपको नागपुर यूनिवर्सिटी में लगभग 13 गोल्ड मेडल की कहानी तो आपने बताई, लेकिन जितना मैं जानता हूँ आपको 13 नहीं बल्कि टोटल अगर टैली देखें गोल्ड मेडल्स की एकेडमिक में तो 19 है। तो ये 19 गोल्ड मेडल की कहानी ये क्या है साहब? जी, तो ये हुआ कि एलएलबी में जब हमने 99 में इम्तिहान दिया तो सारे के सारे जितने भी गोल्ड मेडल रखे गए थे उसके लिए सब्जेक्ट में कह लीजिए, ओवरऑल टॉप में कह लीजिए, 13 के 13 थे और 13 के 13 ही हमें थे। और उसके बाद फिर हमने तुरंत एमए इंग्लिश किया, तो एमए इंग्लिश में भी जो सारे के सारे गोल्ड मेडल थे 6 के 6 वो मिले। तो इस तरह वो टैली जो है 13 + 6 होके 19 पर गई। और उसके बाद देखिए, मैं आपको थोड़ी कहानी और सुना दूं। वैसे उसमें ये हुआ, जी। हमें बड़ा ये था कि हमको जो है टीचिंग में जाना है, और जैसा कि बहुत सारे पढ़े लिखे ब्लाइंड लोगों का सपना होता है कि हमें लेक्चरशिप करनी है अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, हमारा भी था। और हुआ कुछ यूं कि 2001 में हमने एमए इंग्लिश तो कर लिया, गोल्ड मेडल भी मिल लिया। 19 गोल्ड मेडल मिलने के बाद जॉब के सिलसिले में हुआ यूं कि कोई कॉलेज हमें लेने को तैयार नहीं। नागपुर में जितने भी पोस्ट निकाले जाते हम अपीयर होते, पर कहीं न कहीं वो जो प्रेजुडाइज है, वो जो पूर्वाग्रह है कि एक ब्लाइंड व्यक्ति को न लिया जाए तो बेहतर है, वो कहीं न कहीं आड़े आने लगा। और हमें शायद आपको जान के आश्चर्य होगा, और मैं कई जो हमारे छोटे सुनने वाले हैं नौजवान, खैर मैं अपने आप को भी अभी नौजवान ही मानता हूँ, तो उनको भी मैं एक बात कह दूं कि हमने शुरुआत जो अपने कैरियर की वो इतने सारे गोल्ड मेडल लेने के पश्चात कानपुर रेलवे में एक अनाउंसर की पोस्ट आई थी, और इत्तेफाक से हमने फॉर्म भर दिया था उसके लिए, और हमारा पोस्टिंग हुआ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और मैंने करीब 3 साल वहां अपनी आवाज में ट्रेनों के आने जाने की अनाउंसिंग की है। ये कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं ये बात इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि बहुत फर्क है आपके उद्देश्यों में, और इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो हमें चाहिए, जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमें तुरंत नहीं मिलता, जब मिलता भी नहीं, ऐसा भी होता है। तो मैं घर से करीब 1000 किलोमीटर दूर कानपुर में और एक अनाउंसर के जॉब के लिए यहाँ से गया, और इतने सारे गोल्ड मेडल लेने के बावजूद गया। जबकि आज मैं कई लड़के लड़कियों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि मुझे तो फलां ही बनना है, और बाकी किसी ऑप्शन पे वो विचार ही नहीं करना चाहिए, ये करते भी नहीं। और खैर अच्छा भी होता है, उन्हें अपनी सपना उनका पूरा भी होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे ये बात खलती है कि हम इतने रिजिड हो चुके हैं आज कि हम सारे ऑप्शंस को खुले ही नहीं रखते। ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, दोनों तरह से मैं इस बात को कह सकता हूँ। जी, तो आशुतोष साहब, वो अवार्ड जो आपको 1995 में और संभवतः तब घनश्याम जी को भी अवार्ड मिला था, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ मेरा इशारा है, तो 95 में आपकी वो क्या कारकर्दगी थी जिसके लिए आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे इंटरनेशनल खिताब से नवाजा गया, वो शेयर कीजिए प्लीज।
हाँ, ये है कि हमारी जो परिवार की परंपरा शुरू हुई 1988 से, जिसका जिक्र आपने हमारे बड़े भाई साहब के साथ जो इंटरव्यू किया उसमें किया जरूर होगा। 1988 में वे लोग घनश्याम और विनोद जी दोनों एसएससी की मेरिट लिस्ट में आए थे और पहले ब्लाइंड व्यक्ति थे समूचे देश में जिन्होंने एक जनरल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया था। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से गिरा पड़ा, उसके बाद उठा और चलने की कोशिश की और कहीं चल भी पाया। तो 1992 में मैं, और उससे पहले 1990 में वे 12वीं में भी आ चुके थे मेरे में, फिर मैं भी 1992 और 94 में 10वीं 12वीं का किस्सा मैंने सुनाया। तो ये जो एक सिलसिला जो शुरू हुआ कि डिस्पाइट ब्लाइंडनेस कंसेक्यूटिव एकेडमिक अचीवमेंट्स इन द जनरल एरिना, क्योंकि ये जो हम मेरिट लिस्ट में आए ये कोई डिसेबल्ड की मेरिट लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं, ये नॉर्मल जो जनरल मेरिट लिस्ट होती हैं उसमें आए। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस बात का खास करके जिक्र किया कि ये तीनों अपनी दृष्टिबाधित होने के बावजूद जनरल मेरिट लिस्ट में अलग अलग परीक्षाओं में आ रहे हैं और उसके बाद भी वो सिलसिला जारी रहा 95 के बाद भी, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस बात की विशेष एक उल्लेख लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एज ए रिकॉर्ड करके किया था कि एक ही परिवार के 3 ब्लाइंड भाई और अलग अलग पब्लिक एग्जामिनेशंस में जो जनरल लेवल पे इनको कामयाबी मिली है, तो अपने आप में ये एक अनूठी बात है। और फिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बाद कई सारे पुस्तकों में इस बात का जिक्र हुआ, करीब 18-20 पुस्तकें जो अलग अलग जगहों से प्रकाशित होती हैं, तो उन्होंने भी इस बात का फिर जिक्र किया और गिनीज बुक तक भी ये बात गई थी। तो गिनीज बुक वालों ने भी इसका शायद प्रमाण पत्र वगैरह दिया था। जी, और इससे पहले कि मैं श्रोताओं को ये बताऊं कि आपको कुछ इंटरनेशनल खिताब भी दिए जा चुके हैं, उस नेशनल अवार्ड के बारे में जानना चाहूंगा जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में आपको दिया गया था देश के अंदर, और उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल आपकी अचीवमेंट, वो इंटरनेशनल रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स तमाम हैं, लेकिन इस छोटे से प्रोग्राम में इस वक्त हम जो कुछ समेट सकते हैं आपसे। जी नहीं, तो खैर ये कहूंगा अवार्ड्स वगैरह की, तो जैसे आपने जिक्र किया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर जो हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स हमने कन्वोकेशन में मिला, फिर रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अपनी तरफ से एक अवार्ड की घोषणा की, और तभी 1994-95 में महाराष्ट्र के तो खैर चीफ मिनिस्टर से लेके एजुकेशन मिनिस्टर से लेके सभी लोगों ने वो बात के लिए नवाजा था हमें। और कई सारे जो है जैसे इंटरनेशनल बायोग्राफीज जो निकलता है उन्होंने भी इस बात को, तो कई सारे ऐसे तो हैं जिनके अब शायद नाम भी मुझे याद ना हो ठीक से, तो उन्होंने इस बात का अपने इसमें जिक्र किया है। और ये सिलसिला तो खैर चलता रहा है, चलता रहेगा, लेकिन मैं जो विशेष बात ये कहना चाहता हूं कि अवार्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण है रिवार्ड। और मैं ये कहूंगा कि मेरा पर्सनली जो रिवार्ड मुझे मिलता है, रोज मिलता है, हमेशा मिलता है, वो ये है कि शायद मेरे नाम से कहीं, या मेरे अचीवमेंट्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं किसी को अंधेरे कोने में अगर कहीं कोई प्रेरणा मिलती है, और मुझे फोन करते हैं लोग, आप शायद जानते होंगे कि मेरे ईमेल सिग्नेचर में मेरे सारे नंबर्स मैं दे रखा हूं। कई लोगों ने कहा भी है कि ऐसा मत कीजिए, पर मैं कहता हूं कि आई शुड बी अवेलेबल इजीली। तो वो कहीं जब किसी कोने से कोई फोन करता है और अपनी समस्या शेयर करता है या कहता है कि मुझे कुछ इनकरेजमेंट मिला आपसे, तो ये मेरे लिए जो है ये सबसे बड़ा रिवार्ड होता है। और मैं यही चाहूंगा कि ऐसा रिवार्ड जब जब मुझे मिलता है तो वो दिन मेरा सफल हो। जी, ये एक महानता है और ये एक परिचायक है उस बात का कि कोई शख्स इस जमाने में कितना डाउन टू द अर्थ है। अच्छा, एक मेरे जहन में एक सवाल आ गया है आशुदानी साहब, तो ना आपसे कर लिया जाए। हर कोई, देखिए, सफलताएं मेरे ख्याल से जीवन में लेटर और सूनर, कम या ज्यादा, हर कोई पा लेता है, लेकिन सफलता के शिखर को प्राप्त करने के बावजूद भी जमीन से जुड़कर रहना और डाउन टू द अर्थ रहना, जैसे आपने कहा कि फोन पर आप अवेलेबल हैं, सबके आप अवेलेबल हैं, सोशली आप वेल कनेक्टेड हैं, और ये डाउन टू द अर्थ होने का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। कितनी इंपॉर्टेंस आप बताना चाहेंगे लिसनर्स को कि डाउन टू द अर्थ होना कितना अपरिहार्य है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं लाइफ में, क्या कहना चाहेंगे? ये साहब,
कतील शिफाई साहब ने कहा है कि कतील अपने लिए वो कशिश जमीन में है, कतील अपने लिए वो कशिश जमीन में है, यहीं गिरेंगे जहां से गिरा दिए जाएं। तो जमीन से जुड़े रहने की बात जो आपने कही है वो एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कहीं भी किन्हीं ऊंचाइयों को चाहे छू लें पर यहीं गिरेंगे जहां से गिरा दिए जाए। हम जहां से चले हैं, और मैंने आपको बताया कि बचपन में गरीबी का आलम था, तो वो बात हम भूल नहीं सकते कि डिसेबिलिटी और गरीबी, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बड़ा डेडली होता है। बहुत संभव है कि कई सारे डिसेबल्ड गरीबी की वजह से कुछ न कर पाए और कई सारे गरीब गरीबी की वजह से डिसेबल भी हो जाए। तो ये एक कुचक्र से हम अगर निकल पाए हैं अपने माता पिता की कड़ी मेहनत की बदौलत, अपनी जिद की बदौलत, और जो भी आप कहना चाहें उसकी बदौलत, तो हमारा ये उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि हम समाज के लोलीएस्ट एंड लॉस्ट तबके से जुड़े रहें। आज भी मुझे बहुत दुख होता है, कई बार मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, कई सारे कॉल्स आते हैं या पता चलता है मुझे, तो हर एक की अपनी सीमाएं हैं, तो अपनी सीमाओं में रहते हुए कई बार मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। कई बार जहां तक हो सकता है मैं काउंसलिंग करता हूं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। कई बार प्रैक्टिकल मदद जहां तक हो सकती है मैं करता हूं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक जब तिनके का भी सहारा मिले तो उसके बाद जो तैरना सीख ले, तो ऐसे भी कई सारे शख्स मुझे मिलते हैं कि थोड़ी सी हेल्प के बाद वो खुद बहुत कुछ कर लेते हैं। तो वो बड़ी एक संतुष्टि की बात होती है। और मैं ये कहूंगा हर व्यक्ति जो सफल है या जिसने कुछ न कुछ किया है, वो अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्यों को न भूले, क्योंकि कई सारे लोग इनअप्रोचेबल हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं अपने इसमें। हमारा जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके प्रति हम उदासीनता कभी नहीं रख सकते। तो मैं अब उस पब्लिकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। दरअसल वो एंथोलॉजी, अधूरा आसमान नामक एंथोलॉजी जो आपने लिखी थी, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तमाम श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं उन तक उसकी कुछ संक्षिप्त बातें तो पहुंचा ही दे। जी जरूर, शेर शायरी मेरा शौक रहा है, और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर विनोद आसुदानी वे भी शेर शायरी का शौक फरमाते हैं। तो हम जब शुरू में लिखते थे, और जब मैं उस जमाने की बात है जब मैं कानपुर में था, तो ये बात आई कि हम कहीं संकलन प्रकाशित करें, और हम दोनों का वो जॉइंट कलेक्शन है और उसका नाम है अधूरा आसमान। उसमें करीब 40-50 गजलें मेरी हैं और उतनी ही उनकी भी हैं। तो ये हमारी शुरुआती जो लेखन कार्य रहा है उसका एक संकलन है, जिसको आज प्रकाशित हुए 12 वर्ष हो चुके हैं, और मुझे कहते हुए खुशी है कि लोगों ने उसको सराहा है, और नैब इंडिया ने उसको ऑडियो में रिकॉर्डिंग भी की है जो उपलब्ध है, और इस तरह से काफी अच्छा एक प्रतिसाद मिला है उस जी। उसकी कुछ शेरो शायरी, कुछ उसकी बातें आप यहाँ अगर शेयर करें तो मैं जरूर। अब कुछ शेर मुझे अपने जो मैं खास करके सुनाना चाहता हूँ। एक शेर देखिएगा कि मेरे आगे जाने वाले सही पीछे 2 कदम ही, मेरे आगे जाने वाले सही पीछे 2 कदम ही, बड़ी मुश्किलों से देख तेरा हम सफर चला है। ये साहब जब हम 10th में एसएससी की परीक्षा में सेकंड आए थे तब हमारे जहन से बात निकली थी, और जो फर्स्ट मेरिट आए थे उनको हम हर प्रोग्राम में ये तीर छोड़ा करते थे। तो लेकिन इसमें सारगर्भित बात भी आपको जरूर नजर आएगी। फिर कई सारे अशआर तो हैं कि तमस की मेरी राह में रानाइयां रही, तमस की मेरी राह में रानाइयां रही, फिर मुड़ के रोशनी की तरफ रुख नहीं किया, मुद्दत से उस गली की तरफ रुख नहीं किया, फिर हमने जिंदगी की तरफ रुख नहीं किया। आसुदानी साहब, हाल ही में बहुत चर्चा थी डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ इंडिया जो 95 में आया था, और उसमें काफी खामियां थी दरअसल, और उस समिति में संभवतः आप भी थे। शायद 2011 की वो बात थी ना, और अभी खैर ये जो कहना चाहिए कानून है ये पास नहीं हुआ है, और क्योंकि इसमें बड़ी तब्दीलियों की आवश्यकता है।
तो ये तमाम जो एक्सपीरियंस रहा आपका और इस डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड। कानून में भी मेरी रुचि रही है और मैंने पढ़ाई की है, तो मैं इस समिति में तो नहीं था, डॉक्टर सुधा कौल के अंडर में समिति बनी थी, पर मैं इनसे जुड़ा हुआ था। हर एक स्टेप पे मैंने अपने जो सुझाव हैं इनपुट दिए थे, और जो विज्ञान भवन में 2012 अप्रैल में जो लीगल एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे उनमें मैं भी शामिल था, और विज्ञान भवन दिल्ली में मैंने आके और उनके समक्ष अपना दृष्टिकोण रखा था और कई सारे सुझाव मैंने दिए थे, बहुत सारे सुझाव थे। कहते हुए खेद होता है कि अभी जो ड्राफ्ट है जो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ गया है उसमें उनमें से बहुत सारे तो हैं ही नहीं। शुरू में कुछ थे भी जो 2012 में समिति ने जो ड्राफ्ट दिया था, फिर मिनिस्ट्री के पास पड़ा रहा 2 साल, और आज तो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो चुका है, तो उसका कायाकल्प हो गया है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं हूं जो ड्राफ्ट है उससे, पर मैं तो निराश हूं, क्योंकि अगर ऐसा ही करना था, इतना ही अगर जद्दोजहद करके नया कानून लाना था, तो मुझे कोई बुनियादी फर्क नहीं लगता है 1995 के और 2014 या 15 जब भी ये नया कानून आएगा। समिति ने अच्छा बनाया, हमारे सुझाव तो उससे भी कहीं बढ़कर थे, पर जो समिति ने बनाया वो भी मिनिस्ट्री ने बरकरार नहीं रखा, और अब जो स्टैंडिंग कमेटी में जा चुका है इसमें तो अब जो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा उसके लिए तो मैं अब क्या कहूँ। तो मेरे हिसाब से इतना ऊहापोह करने से जो कुछ हासिल होना चाहिए था वो हासिल हमें नहीं हुआ है, और अब ये तो स्थान नहीं है कि मैं उसके एक एक प्रोविजन की चर्चा करूं यहाँ पे। तो कुल मिला के मेरा जो है वो रिएक्शन यही है कि इतनी जो मेहनत है उसका जो परिणाम मिलना चाहिए था उतना हमें नहीं मिलेगा। जी, तो मैं अब थोड़ा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। चलने से पहले कार्यक्रम के हम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर के एक बड़े पद पर आसीन हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों में वहां पर भी है ऑफिस के अंदर, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं रेलवे में था अनाउंसर कुछ साल, तत्पश्चात पीसीएस में, महाराष्ट्र जो पीसीएस सर्विसेज होती हैं उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, और वहां पर मैं नहीं ज्वाइन हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए ग्रेड बी ऑफिसर ज्वाइन हुआ। उसके बाद आज एक प्रमोशन भी पा चुका हूँ वहाँ, जो कि आप जानते हैं प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, खुली स्पर्धा होती है, और मैं गत 5 वर्षों से यहाँ असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अब यहाँ कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे ट्रेनिंग लेना एक जिम्मेदारी है, या सहकारी बैंकों की हम लोग देख रेख करते हैं। चैलेंजेस यहाँ भी हैं, खास करके एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस बैंकिंग में आज भी हैं, कि जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और जिस तरह के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो हमारे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर पढ़ नहीं पाते हैं ढंग से, तो ये एक्सेसिबिलिटी चैलेंज है। इसमें फिर आप मानवीय सहायता भी नहीं ले सकते। हाँ, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आप ले भी सकते हैं, लेकिन वो भी ऑफिस द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए ह्यूमन सपोर्ट। आप अपने घर से किसी से नहीं पढ़वा सकते वो फाइल जाके, तो ऑफिस कई बार प्रोवाइड नहीं करते। तो ये बात उनको समझाना कि एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस क्या हैं, और आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए तो ले ही नहीं सकते ह्यूमन सपोर्ट, वो तो नाजायज हो जाएगा। तो ये रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं, इनको तो हमको सरमाउंट करना है। अब एक्सेसिबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी स्क्रिप्ट बनाई जा सकती हैं, या सॉफ्टवेयर जो वेंडर्स हैं उनको बोला जा सकता है कि आप अगला वर्जन जो लाएं वो एक्सेसिबल लाएं। तो ये तो हमारी जद्दोजहद चालू है। हमने विजुअली इंपेयर्ड बैंकर्स ऑफ इंडिया एक ग्रुप बनाया हुआ है, WIB-India। उसमें कोई भी हमारा दृष्टिबाधित जो बैंक में काम कर रहे हैं या जो बैंकिंग में आना चाहते हैं वे जुड़ सकते हैं ईमेल भेजकर, और करीब 400-500 लोग जुड़ चुके हैं, और ये ईमेल ग्रुप काफी अच्छा हर एक को इनपुट्स प्रदान करता है, डिस्कशन का प्लेटफॉर्म देता है। तो WIB-India जो है ग्रुप एक हमने लॉन्च किया हुआ है इस मामले में। तो इस तरह से ये रोजमर्रा, ये तो डायनेमिक चीज है, इसमें तो होता रहता है कुछ न कुछ। जी, और अब कुछ आखिरी सवालात मेरे जहन में आपके लिए हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके घर में आपकी हमसफर होंगी, आपके बच्चे होंगे, तो उनके बारे में कुछ शेयर कीजिए। जैसे मैंने परिवार के योगदान की बात शुरू में ही की थी, हमारे माता पिता का योगदान तो अतुलनीय रहा है। तत्पश्चात सन 2003 में जब मैं कानपुर में था, तभी मैंने विवाह किया, और नंदा जी आज पत्नी है मेरी, सनेत्र हैं, और
2 बच्चे हैं, एक बिटिया है 8 साल की, तीसरी में है, और एक बेटा है सजग, बिटिया का नाम है अकल्पिता। तो इस तरह से हमारा जो है घर परिवार हंसता खेलता है। और एक मतलब ये कहूँ मैं कि दृष्टिहीनता किसी भी तरह से इसमें बाधक जो है वो नहीं बनी है। जी, और मैं ये समझता हूँ राजेश भाई कि एक्सपीरियंस से एक्सपर्टीज आती है जो आपके पास है। ये हमारे श्रोताओं के साथ, लिसनर्स के साथ सही न्याय नहीं होगा कि हम आपसे चर्चा करें और आप अंत में कोई संदेश ना छोड़ें, कोई मैसेज डिलीवर ना करें। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें आज यहाँ प्रोग्राम में, स्टूडियो में, मैं चाहूंगा कि कोई एक मैसेज आप इस देश के उन तमाम लोगों के लिए छोड़ें जो आपको सुन रहे हैं और जो कुछ इंस्पिरेशन अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। नहीं समझता कि संदेश दूं या कोई मैसेज दूं, पर मैं कुछ बात जरूर कहूंगा कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग ही जिंदगी की सबसे बड़ी बात है। हम ये सुनते आए हैं, हमें लगता है कि इट हैज बिकम अ क्लिशे, ये तो कहने की बात है, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक फर्क यही पड़ जाता है कि हमारी सोच और हमारे एक्शंस निगेटिव हैं या पॉजिटिव। निगेटिव या पॉजिटिव से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन, दिस लाइफ अप्रोच है, मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद जन्म है, जिंदगियां हैं या नहीं है। मैं सोचता हूँ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, उस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। हम अपने और दूसरों के इस जीवन को किस तरह से समृद्ध कर सकते हैं, बस एक यही हमारा पैमाना होना चाहिए किसी भी सोच या एक्शन का। अगर हमारा कोई एक्शन इस जीवन के लिए नुकसानदायक है, फिजिकली या फाइनेंशियली, तो हमें उस एक्शन से परहेज करनी चाहिए। और हमारे या दूसरों के इस जीवन को अगर समृद्ध करने वाला एक्शन है तो हमें वो एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो यही पॉजिटिव और निगेटिव सोच का फर्क। और हम अगर पॉजिटिव सोच बनाए रख पाए तो चाहे वो हमारी दृष्टिहीनता हो, चाहे वो हमारी गरीबी हो, चाहे वो हमारी कोई भी बाधाएं हों, लेकिन हम जरूर कुछ न कुछ तो अपने जीवन में सकारात्मक कर पाएंगे। ये मेरी जी। और राजेश जी, आपकी ये सकारात्मक सोच हमारी युवा पीढ़ी के लिए, और न केवल युवा पीढ़ी के लिए बल्कि उन तमाम नागरिकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं हमारे इस रेडियो उड़ान के माध्यम से, उन तक पहुंचे और उनके लिए कोई ना कोई एक लर्निंग ये क्रिएट करे, कुछ ना कुछ उनको समझने को मिले। यही हमारा उद्देश्य है आप जैसी शख्सियत से और आप जैसी पर्सनैलिटी से बातचीत करने का। आप रेडियो उड़ान के हमारे इस प्रोग्राम एक मुलाकात का हिस्सा बने, स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के बारे में हमेशा की तरह हमें आपकी प्रतिक्रियाओं की और आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, और बल्कि रेडियो उड़ान से प्रसारित होने वाले तमाम प्रोग्राम्स के बारे में आप अपनी ऑनलाइन फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करें। वेबसाइट का पता, जैसा कि बहुत से श्रोता जानते भी होंगे, जो नए हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम वेबसाइट का URL बता देते हैं, www.radioudan.com, RADIOUDAAN.com। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के संदर्भ में, या आपको लगता है कि आपको भी हमारे लिसनर्स से बातचीत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपका हमेशा स्वागत करते हैं। ईमेल कर सकते हैं आप मुझे डायरेक्टली। हमारी ईमेल आईडी का पता है amit@radioudan.com, और एक दूसरे ईमेल आईडी पर भी आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। और दोस्तों, अब
थोड़ा सा वक्त बचा है तो एक बहुत ही खूबसूरत गजल जो आशा भोसले ने अपने चिर परिचित खूबसूरत अंदाज में गाई है, और पर्सनली मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये गजल मुझे बहुत पसंद है, और खास तौर पर खयाम साहब के संगीत निर्देशन में यह गजल बहुत ही दिल को छू जाने वाली लगती है मुझे। तो दोस्तों, आपके लिए ये प्रोग्राम के आखिर में एक गजल छोड़े जा रहा हूं, एक गीत आशा जी की आवाज में। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, और तमाम जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं रेडियो उड़ान पर, आप उनको एंजॉय कीजिएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।